करते हैं मुद्दे की। और आज मुद्दा है झारखंड का भी। उसके बाद हम आएंगे संसद पर भी बात करेंगे, एफसीआरए को भी लेकर चर्चा होगी और एक विप को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और इस बीच आंदोलन से जुड़ी 3 बड़ी घटनाओं ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। पहली, आंदोलन का समर्थन करने पहुंची एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। दूसरी, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। और तीसरी, छात्र प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के बीच पहली औपचारिक बातचीत होने जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो कोई ठोस सहमति नहीं बन पा रही है और इन घटनाओं के बाद आंदोलन और भी निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नेहरा बोरा पर हुए हमले की। रांची में घटनास्थल पर पहुंची एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा उस समय विवादों में आ गई जब कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा में मौजूद पुलिस और आंदोलनकारियों ने स्थिति को संभाला। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि यह हमला सुनियोजित था और इसका उद्देश्य छात्र आंदोलन को कमजोर करना है। लेकिन एक बारी रुकिए और सुनिए कि यहां पर जो है जिसने स्याही फेंकी थी उसने यहां पर यह कहा कि नेहा बोरा जो है वो मुझे नहीं पसंद, वो देश से हटके ही बात करती है, वो देश के विरुद्ध बात करती है, वो राष्ट्र विरोधी है। लेकिन नेहा बोरा कह रही हैं कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे आंदोलन रुकने वाला नहीं है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया। उधर आंदोलन की सबसे बड़ी चिंता अब आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की सेहत को लेकर है। याद कीजिए, जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चल रहा था, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब इतना माहौल बनाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, सोनम वांगचुक भूखे हैं, उनको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन देवेंद्र महतो का क्या, वो भी भूखे हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, उनकी भी हालत बिगड़ रही है। क्या सरकार उस पर कुछ कर रही है? क्या हेमंत सोरेन ने उनके लिए कुछ कहा है? देवेंद्र महतो के लिए कई दिनों से भोजन त्याग कर अनशन कर रहे देवेंद्र महतो की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने और अनशन समाप्त करने की सलाह दी। लेकिन देवेंद्र महतो ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस और लिखित फैसला नहीं लेगी तब तक वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की है और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टरों के अनुसार लगातार भूखे रहने के कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद घटनास्थल पर मौजूद छात्र लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके समर्थन में जुटे हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि अगर सरकार समय रहते सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष यहां पर कह रहा है कि आप कृपया करके जंतर मंतर के मुद्दे को और यहां के झारखंड के मुद्दे को जोड़िए मत। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। पेपर लीक दोनों में हुआ, इंसाफ की मांग दोनों में हो रही है, लेकिन ये मुद्दे अलग हैं, बिल्कुल अलग है। अब मैं बताता हूं आपको क्यों ये मुद्दा क्यों अलग है। यहां पर जो छात्र नेता अनशन कर रहे हैं झारखंड में, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। उधर सोनम वांगचुक के जब उन्होंने प्रदर्शन करा था, उन्होंने भूख हड़ताल करी थी, तो उन्होंने क्या मांग रखी थी? उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यही तो मांग रखी थी कि भैया एक दिन तो भूखे रह लो। एक दिन भी नहीं रहा गया, ना अभिजीत दीपके से रहा गया, ना उनके किसी प्रवक्ताओं से रहा गया। अगर झारखंड की बात करूं तो हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, उनकी मांगों को विस्तार से सुना है। बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पारदर्शिता, जांच और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कई घंटों तक चली बातचीत के बाद भी किसी अंतिम सहमति की घोषणा नहीं की गई। और बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उनकी बात सुनी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन या समयबद्ध कार्य योजना नहीं दी गई है।
उनका कहना था कि केवल मौखिक भरोसे से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि छात्रों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि युवाओं के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता है और संवाद के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन लगातार आंदोलन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर झारखंड का छात्र आंदोलन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। एक और नेहा बोरा पर सियाही फेंके जाने की घटना ने आंदोलन को नया राजनीतिक रंग दे दिया है, तो दूसरी ओर देवेंद्र महतो की बिगड़ी तबीयत चिंता का विषय बन गई है। अब आप सोचिए, वो विपक्षी दल कहाँ है? जो विपक्षी दल जंतर मंतर पर तख्तियां उठाए घूम रहा था, वो विपक्षी दल कहाँ है जो ये कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ? वो विपक्ष कहाँ है जिसने पीएम आवास के बाहर जो है प्रदर्शन किया था? या वो विपक्ष कहाँ है जिसने सरकार को घमंडी और अहंकारी बताया था? फर्क समझने वाली बात है कि अगर वो लोग यहाँ पर जंतर मंतर में छात्रों के साथ खड़े थे और झारखंड में उनकी चुप्पी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छात्रों के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। छात्रों को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है, छात्रों को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और वही हुआ जंतर मंतर पर, वही हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन का गठबंधन राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी और उनकी घनिष्ठ मित्रता है, काफ़ी अच्छी बातचीत है, काफ़ी अच्छे व्यवहार है, इसलिए राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रयागराज जाएंगे, राहुल गांधी प्रयागराज जाएंगे छात्रों की गूंज करने। मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी जाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2027 के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों। 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आ रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। लेकिन झारखंड का मुद्दा, झारखंड का प्रोटेस्ट, झारखंड के बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत शुरू होना सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अब सबकी नजर अगली वार्ता और सरकार के फैसले पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगा कि आंदोलन समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर और उग्र रूप लेगा। लेकिन अगर इसी बीच अगर हम बात करें सीजेपी की, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी जो कि छात्रों के हितों की बात कर रही थी, आज वो कहां है? वो कॉकरोच जनता पार्टी कहां है? अभिजीत दिपके अपने घर के बाहर खड़े होकर मीडिया को सहूलियत दे रहे हैं। अभिजीत दिपके अपने घर के बाहर बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मेरे को तो टाइफाइड है जी, और मेरे जितने भी सहयोगी हैं उन सब की तबीयत खराब है। हमने 30-35 दिन जो है बहुत ही मतलब अनशन कर दिया, हमने जो धरना कर दिया, हमने प्रदर्शन कर दिया, हमने इंसाफ दिलवा दिया, अब हमें रेस्ट चाहिए। उन्होंने कहा अभिजीत दिपके ने कि मेरे साथियों की तबीयत खराब है, मेरे को टाइफाइड है, मैं नहीं जा सकता झारखंड। लेकिन सौरभ दास वो तो घूमते हुए नजर आए। जितने भी आपके सीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रमुख चेहरे थे, नेहा बोरा की भी मैं बात कर रहा हूं, ये AISA वहां भी पहुंची थी जंतर मंतर पर, उसकी भी मैं बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि आपने हिंदूवादी नारे लगाए हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि नीट मुद्दे को भटकाया गया था। मैं इन सब की बात कर रहा हूं। अब कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड क्यों नहीं जा रही? अभिजीत दिपके क्या बोलती पब्लिक के नाम का जो है अब एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। क्या बोलती पब्लिक? आप तो छात्रों के हित में रहने वाले थे, आप तो कोई पार्टी नहीं बनने वाले थे, राजनीति में नहीं उतरने वाले थे, तब आप किस बिहाफ पे जो है क्या बोलती पब्लिक चालू करेंगे? सोचिए, समझिए, यहां पर किस तरीके से राजनीति के जरिए बांटा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक छात्र ऐसा बता दीजिए जिसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फायदा हुआ हो। और अगर कोई छात्र है भी तो ऐसे ही इन झारखंड के छात्रों को भी फायदा मिलेगा इस्तीफे से, क्योंकि बीजेपी इस्तीफा और जवाबदेही दोनों मांग रही है। लेकिन जो दिल्ली में बीजेपी कह रही थी वही अब यहां पर हेमंत सोरेन कह रहे हैं, वही यहां पर कांग्रेस कह रही है। बीजेपी यही कह रही थी कि
बीजेपी यही कह रही थी कि जो है कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब यही बात जो है हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस कह रही है। लेकिन जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। फर्क समझिएगा। तो चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे संसद की। संसद के मॉनसून सत्र में अगले 3 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, और इसी बीच कांग्रेस ने अभी अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी सांसदों को हर हाल में सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इन 3 दिनों के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसके चलते संसद में जोरदार टकराव के आसार बन गए। कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप में स्पष्ट कहा गया कि सभी सांसद सदन की कार्यवाही के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और पार्टी की रणनीति के अनुसार मतदान में हिस्सा लें। संसदीय मामलों के जानकारों का मानना है कि जब किसी राजनीतिक दल की ओर से 3 लाइन का व्हिप जारी किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि सदन में होने वाली कार्रवाई और मतदान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी सांसद की अनुपस्थिति को गंभीरता से देखा जाता है, और कांग्रेस के इस फैसले ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एफसीआरए की। एफसीआरए, सोचिए, अमित शाह ने यहां पर एफसीआरए का मुद्दा उठाया था। संसद में एफसीआरए को लेकर तरह तरीके की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल संसद में विदेशी अंशन विनियमन कानून यानी एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव हो सकता है, इसकी संभावना है, और विपक्ष इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। पहले मैं आपको एफसीआरए का मतलब क्या है। दरअसल भारत देश में जितने भी एनजीओ हैं और अगर उनको विदेशी फंडिंग आती है तो अब उन सारी फंडिंग्स की जानकारी जो है सरकार के पास नियमित रूप से जानी चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि इस फंडिंग का मतलब क्या है, ये फंडिंग आई कहां से, ये फंडिंग आई क्यों है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग हजारों करोड़ का एफसीआरए फंडिंग आता है, हजारों करोड़ की विदेशी फंडिंग आती है। अब जानने वाली बात यह है कि इस एफसीआरए की मिर्ची दूसरे देशों को लग रही है। एफसीआरए लागू हो रहा है भारत में, अगर चलिए अभी लागू हुआ नहीं है, बात चल रही है उसको लागू करने की, एफसीआरए की बात चल रही है भारत में, उसकी मिर्ची लग रही है विदेशियों को, उसकी मिर्ची लग रही है उन राजनीतिक ताकतों को जो यहां पर अजीब अजीब तरीके की अटकलें लगा रही हैं। वो राजनीतिक ताकतें ये कह रही हैं कि क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ जा रही है चीजें। सरकार तो लगातार ये कह रही है भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें हिसाब चाहिए कि अगर ये फंडिंग आ रही है तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फंडिंग आ कहां से रही है, और ये लोकतांत्रिक हिसाब से सही है। इसको अंतर्राष्ट्रीय, इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने पक्ष को लेकर और अधिक आक्रामक नजर आ रहे हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सीधा यही कह रही है कि एफसीआरए का मुद्दा भारत का मुद्दा है, ये भारत की संसद तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं, किसी भी विदेशी ताकत का इसमें बोलना सही नहीं होगा। माना जा रहा है कि एफसीआरए बिल संसद के भीतर सबसे चर्चित मुद्दों में से एक रहेगा, जो कि जाहिर है। और इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे उस दिन विपक्ष के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार हंगामा कर संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है, जबकि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है और विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सके। और सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में संसद में केवल एफसीआरए संशोधन विधेयक ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पेश किए जा सकते हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार, आर्थिक नीतियों, शासन व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। अब सरकार चाहती है कि मानसून सत्र के दौरान लंबित विधेयकों को पारित कराया जाए ताकि कई महत्वपूर्ण फैसलों को समय पर लागू किया जा सके। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष अपने सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के करीब 45 सांसदों के साथ बैठकर उन्हें संसद और संगठन से जुड़े कई अहम संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सदन में पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लें। सारे सांसद तथ्यों के आधार पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखें और अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे। लेकिन इसी बीच यहां पर एफसीआरए का मुद्दा लगातार नजर बना रहा है। एफसीआरए का मुद्दा लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर एफसीआरए लागू हो गया तो कई ऐसे एनजीओ हैं भारत देश में जो ठप पड़ जाएंगे और इन्हीं को लेकर विपक्ष शायद घबरा रहा है। इन्हीं को लेकर ये विदेशी ताकतें जितनी बोल रही हैं, ये ट्वीट देखिए, जितनी विदेशी ताकतें बोल रही हैं ये शायद इसी चीज को लेकर घबरा रही हैं कि अगर एफसीआरए लागू हुआ तो फिर उन एनजीओ का काम ठप पड़ जाएगा। और अगर भारत के हित के हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एफसीआरए लागू होना चाहिए और उनका यह भी मानना है कि संसद के आगामी 3 दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक और सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस द्वारा जारी व्हिप और बीजेपी की सक्रिय रणनीति से साफ है कि संसद के भीतर संख्या बल और राजनीतिक एकजुटता दोनों ही पक्षों के लिए अहम रहने वाली है। तो कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को पूरी ताकत के साथ सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में और किरेन रिजिजू का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान विपक्ष को जवाब देने का मौका ही नहीं देगा। ऐसे में सोमवार से बुधवार तक संसद के भीतर तीखी बहस, राजनीतिक टकराव और कई बड़े फैसलों की संभावना बनी हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को कितनी सफलता से आगे बढ़ा पाती है और विपक्ष अपनी रणनीति के जरिए उसे कितना चुनौती दे पाती है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एफसीआरए का मुद्दा अब भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो दूसरा समुदाय है, विशेष समुदाय है, जिसको लग रहा है कि भैया एफसीआरए लागू होने के बाद हमारे ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, उनकी लगातार सरकार से बातचीत चालू है और सरकार उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके दाल में कुछ काला नहीं है तो आपकी दाल सुरक्षित रहेगी। आप समझिए, ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके काम में कोई गड़बड़ नहीं है तो आप सही तरीके से बचे रहोगे, सही तरीके से बचे रहोगे, कुछ नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष एफसीआरए को लेकर केवल बहस करता हुआ नजर आ रहा है। संसद में जिस तरीके से आए दिन चिल्ला चोट देखने को मिलता है, जिस तरीके से हंगामे देखने को मिलते हैं, उससे यह जरूर जाहिर है कि जब अमित शाह आएंगे और अगर एफसीआरए की बात होगी तो विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा विपक्ष, खासतौर पर प्रियंका गांधी, वो खुद अमित शाह को चाणक्य बोलती हैं कि आप तो बीजेपी के चाणक्य हैं, आपकी रणनीति देखकर तो पूरा विपक्ष का सर चकरा जाता है। और सोचिए, अगर अमित शाह नहीं आ रहे हैं, अभी बाद में आएंगे, तो वो किस रणनीति के साथ आएंगे? एक देखने वाली बात है। लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। एफसीआरए आने से लोगों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों को जरूर फर्क पड़ सकता है। इन पार्टियों को जरूर असर पड़ सकता है जो इसके विरोध में खड़ी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सारी चीजें किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आती हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार संसद के ये 3 दिन, संसद के ये 3 दिन ये जरूर दर्शाएंगे, संसद के ये 3 दिन ये जरूर दर्शाएंगे आपको दोस्तों कि कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है इस बीच अमित शाह भी आ जाए, अमित शाह भी अपना भाषण दे दे, बयान दे दे
और जो किरेन रिजिजू ने जो बात कही है कि अमित शाह आएंगे और अगर वो बोलेंगे तो विपक्ष के पास पूछने को एक सवाल नहीं होगा, तब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। समझने वाली बात होगी कि FCRA या ये जो विप दिया गया है कांग्रेस द्वारा या फिर किरेन रिजिजू मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो हमने आपसी लड़ाई देखी, इन सारी चीज़ों का समाधान होता है या नहीं। ये जो एजेंडा बनाया जा रहा है, संसद को रोकने की, संसद की कार्रवाई रोकने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है बीजेपी का कि विपक्ष केवल संसद की कार्रवाई रोकना चाहता है और विपक्ष ये कह रही है कि भैया अमित शाह को बुलाओ, अब हम सीधे अमित शाह से बात करेंगे, अमित शाह बयान देंगे, हमने जो सवाल रखे हैं अमित शाह उस पर बात करेंगे, तब हम आगे बात करेंगे। और सरकार ये कह रही है कि अमित शाह आएंगे तो कुछ बड़ा होगा, अमित शाह आएंगे तो ये सारे विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक जो कांग्रेस ने या जितनी भी पार्टियां हैं सारी वहां मौजूद रहेंगी और ये 3 दिन काफी ज्यादा आलोचक होने वाले हैं। आलोचनाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि ये 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, या तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं या विपक्ष जो है परेशानी में पड़ सकता है। अब देखना यह भी होगा कि विपक्ष की रणनीति किस तरफ जाती है और सत्ता पक्ष उसको किस तरीके से संभालता हुआ नजर आता है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक पड़ताल, उठेगी जनता की हर आवाज, सामने आएगा हकीकत।